और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है, वॉशिंगटन के हमलावर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कई सालों से बंदूकें जुटा रहा था हमलावर, गुप्त रूप से हथियारों का भंडार किया था। वॉशिंगटन में ट्रंप पर हमला करने वाला थॉमस एलन कई सालों से बंदूकें जुटा रहा था, गुप्त रूप से हथियारों का भंडार किया था। हमलावर की प्रोफाइल समीक्षा में यह खुलासा हुआ है। और उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हलचल बढ़ गई है। स्टारमर ट्रंप के बीच हॉर्मुज पर बातचीत हुई है। कियर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनसे बात की है ट्रंप ने। रास्ता खुलवाने पर अमेरिका और यूके में चर्चा हुई है। आम लोगों पर पड़े प्रभाव पर भी बात हुई ट्रंप और स्टारमर के बीच। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाने की कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जो हुआ उसने न केवल अमेरिका के सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। बटलर और फ्लोरिडा के बाद यह ट्रंप पर तीसरा और सबसे घातक हमला है। सवाल गहरा है कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? क्या यह ईरान का बदला है या फिर अमेरिका के भीतर बैठा वो डीप स्टेट जिसके लिए ट्रंप एक ऐसी फांस बन चुके हैं जिसे निकालना मुमकिन नहीं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, ट्रंप पर हमला किसी सिरफिरे का अटैक है या बड़ा षड्यंत्र जिसके पीछे ईरान भी हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है, इस हमले के पीछे कौन है? हमला किसने कराया? क्या हमले के पीछे ईरान है या फिर हमले के पीछे डीप स्टेट है? तो कल वॉशिंगटन के होटल में हुए लोन वुल्फ अटैक का ईरान से कोई कनेक्शन हो सकता है। इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे, ऐसे कई संकेत हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में वार्ता रद्द होने के 11 घंटे बाद यह हमला हुआ। हो सकता है इससे ईरान बौखला गया हो। ईरान अभी भी अमेरिका का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ट्रंप से बदला दूसरे रास्ते से लेना चाहता है, क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में IRGC चीफ सुलेमानी की हत्या हुई थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ईरान से भीषण युद्ध शुरू हुआ है, जिसमें ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। आधे ईरान के खात्मे का दावा अमेरिका कर चुका है। ईरान इसलिए भी बौखला रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या की है। युद्ध के दौरान एयर स्ट्राइक में खामेनी को मार गिराया था। इसके अलावा अमेरिका ईरान का यूरेनियम छीनने का प्लान बना रहा है, जिससे ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोक सके। इसलिए भी ईरान ट्रंप पर हमला करवा सकता है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हमले के पीछे ईरान गठबंधन के देश शामिल हो सकते हैं। ईरान का मंसूबा है कि अगर ट्रंप रास्ते से हट जाए तो वो परमाणु हथियार बना पाएगा, जबकि रूस का प्लान है कि अगर ट्रंप यूरोप में दखल नहीं देंगे तो यूरोप पर रूस का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। चीन की सुपर पावर बनने की चाहत है, जबकि ट्रंप इस पर अंकुश लगाते रहे। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भी कोरियाई प्रायद्वीप में दबदबा बनाना चाहते हैं, जबकि ट्रंप साउथ कोरिया का साथ दे रहे हैं। माना जाता है कि अमेरिका में डीप स्टेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। FBI, CIA, NSA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया और बड़े कॉर्पोरेट हाउस मिलकर एक सीक्रेट सरकार चलाते हैं। ये षड्यंत्रों के जरिए चुने हुए राष्ट्रपति की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका में चुने हुए नेताओं से अलग एक छिपा हुआ नेटवर्क चलता है जिसे डीप स्टेट कहा जाता है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री लीडर्स और बड़े बिजनेसमैन जुड़े होते हैं। ईरान युद्ध जारी रखने के पीछे इन सभी के अपने अपने हित हैं। ईरान के साथ यूक्रेन युद्ध को भी अमेरिकी हथियार कंपनियां जारी रखना चाहती हैं, ताकि लगातार हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमाती रहें। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़े कई ताकतवर लोगों का युद्ध जारी रखने के पीछे अपना फायदा है। वो युद्ध के नाम पर देश में पावर और कंट्रोल अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। कई विपक्षी नेता भी अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़े हैं। अगर ट्रंप युद्ध विराम में विफल होते हैं तो उनका और रिपब्लिकन पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरेगा, जिससे विपक्षी नेताओं को फायदा होगा। माना जाता है कि डीप स्टेट से जुड़े पेंटागन के कई टॉप जनरल भी फिलहाल युद्ध जारी रखना चाहते हैं, ताकि ट्रंप का ध्यान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन से भटकाया जा सके। इससे उनके खिलाफ विरोध भड़काया जा सके। अगर इसमें ईरान का नाम सामने आया तो युद्ध और भीषण हो सकता है। ईरान पर अरब देश भी हमला कर सकते हैं। अमेरिका परमाणु हमला भी कर सकता है। यूरेनियम पर कब्जे का ऑपरेशन आरंभ कर सकता है। हॉर्मुज पर अमेरिका पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। और ट्रंप की जिस सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता, वहां उनकी पूरी कैबिनेट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए।
वॉशिंगटन डीसी के हाई प्रोफाइल डिनर में सिर्फ 10 मिनट में ऐसा हंगामा हुआ जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ हमले का नहीं है, सवाल यह है कि हमलावर वहां तक पहुंचा कैसे। क्या यह सीधी सुरक्षा चूक है या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र जिसकी परतें खुलना अभी बाकी है। हमले की टाइमिंग इस पूरी घटना को और पेचीदा बना रही है। और देखिए कैसे वॉशिंगटन का हिल्टन होटल में सुरक्षा के 3 घेरों को चकमा देकर हमलावर रेड लाइन तक पहुंच गया। सबसे पहली लेयर आउटर रिंग, यहां भारी पुलिस मौजूद थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि होटल में एंट्री के वक्त कोई जांच क्यों नहीं। अब मिड रिंग यानी होटल की लॉबी और प्री पार्टी एरिया, यहां लोग आ जा रहे थे, यानी सुरक्षा घेरा बहुत सख्त नहीं था। इसके बाद इनर रिंग, बॉलरूम की एंट्री जहां मेटल डिटेक्टर लगे थे, यानी असली जांच यहीं से शुरू हो रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हमलावर पहले ही यहां तक पहुंच गया था, यानी रेड लाइन तक। अब सवाल सीधा है कि अगर पहली लेयर पर जांच नहीं थी तो कोई भी अंदर आ सकता था, और अगर सिर्फ कार्ड से एंट्री मिल रही थी तो पहचान की पुष्टि कैसे हुई, हथियार अंदर कैसे पहुंचा। अब जरा उस शख्स को समझिए जिसने राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी कैबिनेट की सुरक्षा भेद दी। इस शख्स का नाम कोल थॉमस एलन है। उम्र 31 साल, कैलिफोर्निया का रहने वाला, पेशे से एक टीचर, लेकिन उसके पास जो मिला वो चौंकाने वाला है। शॉटगन, हैंडगन और चाकू, यानी हमलावर पूरी तैयारी के साथ आया था। अधिकारियों के मुताबिक ये एक अकेला हमलावर था और सबसे अहम बात, वो होटल में पहले से मौजूद था। लेकिन सवाल यह है, हमलावर कोल थॉमस एलन अपने साथ शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू लेकर आसानी से राष्ट्रपति के इतने करीब तक कैसे पहुंच गया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 31 साल का यह हमलावर अमेरिका में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। उसने पिछले चुनावों में कमला हैरिस को चंदा दिया था। और इस हमले के तार व्हाइट हाउस के चारों तरफ भी जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग एंगल दे रहे हैं। सबसे पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान, हमले से ठीक पहले चेतावनी जैसे शब्द, रात में गोलियां चलने की बात और फिर उनके पति की पत्रकारों को सतर्क रहने की सलाह। अब दूसरी तरफ देखिए, यहां सवाल उठता है कि इस हमले से फायदा किसे मिला। क्या अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी या ट्रंप समर्थक एकजुट हो गए? क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम को ताकत मिली? और इसके साथ जुड़ता है एक विवाद जो पहले से कोर्ट में है और अब इस घटना के बाद फिर चर्चा में आ गया है। ये सारे कनेक्शन एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्या इस वक्त यह हमला सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। हमले से ठीक पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा था कि आज रात कुछ शॉट्स चलेंगे। इतना ही नहीं, उनके पति ने भी एक रिपोर्टर को होटल में सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। तो क्या यह वाकई एक संयोग था? और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है, लेकिन युद्ध दोबारा शुरू होने की आशंका पर खुद ट्रंप ने विराम लगा दिया है। माना जा रहा है कि इस विराम की वजह ट्रंप का कई मोर्चे पर फंसना है। पहला मोर्चा है कि वार्ता की जमीन पर अपने बयानों से माहौल खराब करने का आरोप। दूसरा मोर्चा है ईरान के वो रणनीतिक दाव जिसने ट्रंप की कूटनीति को विफल साबित कर दिया है। इसलिए ट्रंप की विफलता से ज्यादा ईरान की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईरान ट्रंप को उलझाने में कामयाब कैसे हुआ। जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की सीक्रेट वॉर, हर मोर्चे पर ट्रंप लाचा। लेबनान से इस्लामाबाद, युद्ध विराम और संवाद। ईरान ने पहली शर्त रखी कि लेबनान में युद्ध विराम तक अमेरिका से वार्ता नहीं होगी। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव बनाकर लेबनान की आग को शांत किया और फिर कहीं जाकर अमेरिका से सीधी बातचीत के मंच पर ईरान की आमद दर्ज हुई। इस्लामाबाद में प्रबंध, अरागची ने बनाया भ्रम। अरागची के इस्लामाबाद पहुंचते ही अमेरिका ने वार्ता का माहौल बनाने की कोशिश की। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दबाद जेरेड कुशनर के पाकिस्तान जाने का ऐलान हुआ, लेकिन तभी ईरान ने ट्रंप कार्ड चला और अरागची अमेरिकी डेलीगेशन के पहुंचने से पहले ही मस्कट रवाना हो गए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में लिखा कि मैंने यात्रा रद्द कर दी, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं, बाजी हमारे हाथ में है। तो वहीं अरागची ने लिखा कि पाकिस्तान की यात्रा उपयोगी रही, अब देखना है कि क्या अमेरिका कूटनीति पर गंभीर है। अरागची का डेलीगेशन इस्लामाबाद से ओमान रवाना हो गया। इसके बाद पाकिस्तान लौटेगा और शर्तों पर बातें करेगा। दरअसल ट्रंप शांति पर नहीं, बेहतर डील हासिल करने और दबाव के चक्रव्यूह में फंस गए। उन्होंने पहले JCPOA परमाणु समझौते से हाथ खींच लिए, फिर ईरान पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए। इसका मकसद ईरान को व्यापक वार्ता के लिए विवश करना था। हालांकि इस नीति से तनाव तो बढ़ा, लेकिन आपसी अविश्वास गहराया और ईरान के दूर होने से ट्रंप फंस गए। और वो फंसे ऐसे कि ईरान ने दांव खेलते हुए सबसे पहले प्रतिबंध हटाने की शर्त रख दी। शर्तें पूरी न होने तक किसी भी तरह की वार्ता से ईरान ने इनकार कर दिया।
असर यह हुआ कि ईरान ने भू राजनीति में ट्रंप को बुरी तरह उलझा दिया और अब ट्रंप पर दबाव बन गया है कि वो जिस न्यूक्लियर को युद्ध शुरू होने का कारण बता रहे थे, उस पर समझौते का दबाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। 23 अप्रैल को ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को कौन चला रहा है उन्हें नहीं पता। 24 अप्रैल को कहा कि ईरान का जो अभी प्रभारी है यूएस उसके साथ डील कर रहा है। और 25 अप्रैल को ट्रंप का बयान आया कि किसी को यह नहीं पता कि ईरान का प्रभारी कौन है। ईरानी डेलीगेशन की रूस यात्रा से संकेत मिलते हैं कि ईरान की कूटनीति का सेंटर क्रेमलिन है। इस कूटनीतिक दबाव को पुतिन के रणनीतिकार ही धार दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप को ईरान के मोर्चे पर उलझाए रखना ही पुतिन का असली मकसद है और यह पुतिन की सोची समझी ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ताकि ट्रंप का पूरा ध्यान सैन्य संसाधन और कूटनीतिक ऊर्जा पश्चिमी एशिया में फंसी रहे, जिससे यूरोप और यूक्रेन में पुतिन को खुला मैदान मिल जाए। इसका नतीजा यह दिख रहा है कि अब पुतिन खुद को एक ग्लोबल ब्रोकर के रूप में स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि वो ईरान को शांत करें, यानी हथियार न दें, और पुतिन के लिए यह एक अवसर है। बदले में पुतिन अमेरिका को यूक्रेन और रूस पर लगे प्रतिबंधों के मामले में सौदा कर सकते हैं। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से अब पुतिन ग्लोबल एनर्जी मार्केट को भी विस्तार दे सकते हैं और इससे भी बड़ा फायदा पुतिन को यह मिल रहा है कि रूस अपने हथियारों का लेन देन बिना किसी दबाव के बढ़ा सकता है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि ईरान अपने विकल्प खुद चुनेगा, यानी ईरान अपना हक लेकर रहेगा, अमेरिका की घेराबंदी को खत्म करेगा और ऐसा नहीं हुआ तो फिर मिलिट्री एक्शन भी लेगा। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप की नाकाबंदी का मकसद था ईरान को झुकाना, लेकिन अब यही नाकाबंदी ईरान युद्ध के दूसरे चरण की वजह बन सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप की नाकाबंदी को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। दावा है कि इस बीच ईरान से जुड़ा कोई जहाज ओमान की खाड़ी को पार नहीं कर सका है। ऐसे में अब IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी। IRGC ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज से जल्द अमेरिकी नौसैनिक पीछे नहीं हटे तो ईरानी सेना उन्हें बारूदी जवाब देगी। सवाल है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान जंग के दूसरे चरण का एपिसेंटर बनने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी को 2 हफ्ते हो चुके हैं। दावा है कि इस बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े 37 जहाजों को वापस ईरानी बंदरगाहों पर लौटाया, जबकि ईरान से जुड़े 3 जहाजों पर अमेरिकी नौसेना ने कब्जा किया। अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी और समुद्री डकैती जारी रखता है तो निश्चित है कि ईरान की सेना इसका जोरदार जवाब देगी। अमेरिका को पता होना चाहिए IRGC ईरान की रक्षा में पहले से ज्यादा तत्पर है। ईरान की संसद हॉर्मुज में नियंत्रण के लिए नया कानून तैयार कर रही है। एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है जो हॉर्मुज के प्रबंधन को पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में ले आएगा। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति इस पर विचार कर रही है और इसके कुछ प्रावधानों को मंजूरी भी मिल चुकी है। दरअसल हॉर्मुज के संकरे रास्ते के इनबाउंड और आउटबाउंड पर दोनों देश हैं। हॉर्मुज का लगभग पूरा हिस्सा ईरान और ओमान के जल क्षेत्र में आता है। हॉर्मुज के सबसे संकरे इलाके 39 किलोमीटर वाले हिस्से में दोनों के जल क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए इसे शेड जोन रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश की समुद्री सीमा उसके तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर होती। इस हिसाब से सबसे गहरे जल क्षेत्र में जहां से टैंकर गुजरते हैं वहां दोनों देशों की हिस्सेदारी। व्यावसायिक जहाजों के आने जाने के लिए जो समुद्री रास्ता इस्तेमाल होता है वो ओमान के जल क्षेत्र में। इसीलिए ईरान कहता भी रहा है कि वो ओमान के साथ मिलकर इस पर अपना नियंत्रण तय करे। हालांकि ईरान फिलहाल हॉर्मुज में एंट्री के लिए सुरक्षा शुल्क वसूल रहा है। इसके लिए $1 प्रति बैरल तेल तक ट्रांजिट टोल लगाने का दावा किया जा रहा है। सैन्य या राजनीतिक दबाव से अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसके जरिए ट्रंप की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म कर देता है तो हम बातचीत को लेकर ज्यादा आशावादी होंगे। और अमेरिका का अजय समझा जाने वाला सुरक्षा चक्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ईरान के एक्सपायर हो चुके F-5 जेट्स ने कोहराम मचा दिया है। युद्ध के दौरान जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई। अरब देश हैरान है और पेंटागन परेशान, क्योंकि अरबों डॉलर के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इन पुराने जेट्स के आगे नाकाम साबित हुए। क्या यह अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व के अंत की शुरुआत है? जिन सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया उनमें सबसे पहले जॉर्डन का अजराक बेस है, जो ईरान से 1520 किलोमीटर दूर। सऊदी अरब के अल खज्र बेस की दूरी तेहरान से 1305 किलोमीटर है। ये भी टारगेट पर था। इसके अलावा UAE के अल दफरा बेस पर भी हमले हुए, जो ईरान से 1280 किलोमीटर दूर है।
साथ ही बहरीन का अवाली बेस दहल उठा था, जिसकी तेहरान से दूरी 1078 किलोमीटर। इन सभी सैन्य ठिकानों पर F-15, F-35 के साथ F-18, P-8I, MQ-4C तैनात थे, जहां ईरान ने F-5 जेट से भारी तबाही मचा दी। और वॉशिंगटन में हुई वार्ता के बाद लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम 14 दिनों के लिए बढ़ तो गया, लेकिन यह समझौता महज कागजी साबित हुआ। यह करार कुछ ही घंटों में टूट गया। आखिर कौन है शांति का दुश्मन? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। 14 दिन का युद्ध विराम, धमाकों से दहला लेबनान। दावा है कि लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए और ड्रोन लॉन्च होते ही इजरायली वायुसेना के एयर डिफेंस एक्टिवेट हो गए। इजराइल का दावा है कि ड्रोन लॉन्च करके हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जबकि हिजबुल्लाह का दावा है कि वह इजराइल के करार उल्लंघन का जवाब दे रहा है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने लेबनान पर फिर से भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रात के अंधेरे में आसमान से मौत बरसाई जा रही है। शहरों के अंदर रिहायशी क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है।